आज मैं आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम दूर करने आ गया हूं। आज मैं आपके लिए एक फंक्शन एंड देयर ग्राफ का एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं कि जिससे कि आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आज मैं आपको आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन जिसमें मैं आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ बनाना सिखाऊंगा, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन और लास्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ग्राफ बनाना सिखाऊंगा, और वो भी इतने आसान तरीके से सिखाऊंगा कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ये होते क्या हैं और इनका ग्राफ कैसे बनता है। देखो भाई, मैंने यहां पे लिखा f(x) इज इक्वल टू x, f(x) इज इक्वल टू x। यही होता है आइडेंटिटी फंक्शन, यानी कि जो f(x) होता है वो x के बराबर होता है। यही होता है आइडेंटिटी फंक्शन। अब आप ये सोच रहे हो कि सर ये f(x) क्या है। f(x) कुछ नहीं होता है, f(x) को बोलते हैं बाई। क्या बोलते हैं भाई? बाई बोलते हैं। तो इसकी प्लेस पे लिख लो बाई। क्या लिख लो? बाई। तो y इज इक्वल टू x, यही होता है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। यानी कि जो y की वैल्यू होती है वो हमेशा x के इक्वल होती है। जो y की वैल्यू होती है वो हमेशा x के इक्वल होती है, वही होता है आइडेंटिटी फंक्शन। जब भी आपको जिंदगी में कभी f(x) मतलब कि लिखे दिखे तो हमेशा उसको बाई लिख दो। f(x) को क्या लिख दो? बाई। f(x) सिर्फ बाई होता है। f(x) को बोलते क्या है? फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x यानी x का फंक्शन। और x का फंक्शन कौन होता है भाई? बाई तो होता है। x का फंक्शन बाई होता है, इसलिए f(x) को बाई कहते हैं। इसे याद रखना। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले एक बात और देख लो। जो x की वैल्यू होती है, x की वैल्यू होती है वो हमेशा एक r यानी कि एक रियल नंबर होती है। इस चीज को याद रखना। f(x) इज इक्वल टू x यानी कि y इज इक्वल टू x, और जो x की वैल्यू होती है वो एक रियल नंबर होती है। यानी कि आप यहां पर दुनिया का कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो। रियल नंबर मतलब दुनिया का हर एक नंबर, चाहे वो पॉइंट में हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो रैशनल हो, चाहे वो इररैशनल हो। आप कुछ भी डाल दो यहां पर, सारी की सारी वैल्यू x ले लेगा, क्योंकि x एक रियल नंबर को बिलोंग करता है। यानी कि x की सारी वैल्यू एक रियल नंबर होती है। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे बनाना है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन काफी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि सर आप डिफिनेशन भी बताया करो। तो डिफिनेशन यार आप बना सकते हो। अगर आपको कभी इसकी डिफिनेशन पूछी जाए तो आप ये लिख देना f(x) इज इक्वल टू x, या ये लिख देना y इज इक्वल टू x, एक ही बात है। और यहां पे कॉमा लगा देना, लिख देना x बिलोंग करता है r को, इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी फंक्शन। यानी कि f(x) इज इक्वल टू x, कॉमा x बिलोंग करेगा r को, इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। बस इसके आगे जोड़ देना इज कॉल्ड अ आइडेंटिटी फंक्शन। हो गई डिफिनेशन। कुछ नहीं होता डिफिनेशन में, ठीक है ना, आसान होती है। अब मेरी बात समझना, मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ बनाने के लिए मुझे कुछ x की वैल्यू यहां पे लेनी पड़ेगी, तभी तो ग्राफ बन पाएगा ना, वैसे बन नहीं पाएगा। तो मैं यहाँ x की कोई वैल्यू ले लूं, क्योंकि x एक रियल नंबर है। तो चाहे मैं डेसिमल में ले लूं, चाहे मैं फ्रैक्शन में ले लूं, मैं कुछ भी ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने पुट कर दी सबसे पहले x की वैल्यू 0। क्या पुट कर दी? 0। जब मैं यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो मुझे बाई कितना मिलेगा भैया? बाई भी तो 0 मिलेगा, क्योंकि x तो बाई के बराबर है ना, है कि नहीं? बताओ, सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। चलो अब की मैंने पुट कर दी मैंने x इज इक्वल टू 1। क्या पुट कर दिया मैंने? x इज इक्वल टू 1 मैंने पुट कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो y की वैल्यू भी वही बन आ जाएगी। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक बात है, सही है। अब चलो मैं पुट कर रहा हूं x इज इक्वल टू 2। क्या पुट कर रहा हूं? x इज इक्वल टू 2 पुट कर दे रहा हूं। जैसे मैंने x इज इक्वल टू 2 पुट किया, y की वैल्यू भी 2 आ गई। कुछ भी पुट करो, आपकी मर्जी। चलो अब की मैंने पुट कर दिया x इज इक्वल टू -1। क्या पुट कर दिया? x इज इक्वल टू -1। आप -1 पुट करोगे यहाँ पे x, तो y भी -1 आएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू है तो बराबर। चलो और पुट कर लो कुछ। चलो अब की मैंने पुट कर दिया x इज इक्वल टू -2। क्या पुट कर दिया? -2। तो जब x इज इक्वल टू -2 पुट करोगे तो y की वैल्यू -2 आएगी, क्योंकि x तो y के बराबर होता है। तो यही होता है आइडेंटिटी फंक्शन, यानी कि जो x की वैल्यू होती है हमेशा y के बराबर होती है, वही हमारा होता है आइडेंटिटी फंक्शन। अब आप इसको ग्राफ पे दिखाते हैं। ग्राफ पे किस तरीके से दिखाएंगे? सबसे पहले ना एक छोटी सी टेबल बना लो। जब भी आप ग्राफ बनाओ तो सबसे पहले एक छोटी सी टेबल बना लिया करो, तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे सारी x की वैल्यू, यहाँ पे लिखेंगे y की वैल्यू। ध्यान से समझना। पहले मैंने x की वैल्यू क्या लिखी? 0। मुझे y कितना मिला? 0। फिर मैंने x की वैल्यू कितनी लिखी? 1। ओके, 1। तो मुझे y कितना मिला? 1। उसके बाद मैंने x की वैल्यू लिखी 2। ठीक है ना, एक थोड़ा सा इसे और बढ़ा लो। ओके, समझते रहना भाई मेरी बात। आपकी x की वैल्यू मैंने लिखी -1, तो मुझे y कितना मिला? -1। x की वैल्यू लिखी मैंने 2, तो मुझे y कितना मिला?
2, मुझे मैंने x की वैल्यू लिखी -2 और y की वैल्यू मुझे मिली -2। मतलब आपने थोड़ी प्लस वाली ले ली, थोड़ी माइनस वाली ले ली और 0 ले ली, इसी तरीके से वैल्यू ले लिया करो, तब एक प्रॉपर ग्राफ बन पाएगा। और इसको फटाफट से ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ का मतलब ये जो आप दिख रहा है ना, यही होता है हमारा ग्राफ। इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। आपने 9th क्लास में 10th क्लास में खूब बनाया होगा, मुझे पता है, और जिसने नहीं बनाया वो सीख लो, ठीक है ना। मैं बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो समझना मेरी बात, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस और इधर वाली लाइन बाई एक्सिस। ये जो लेटी हुई लाइन है ना, लेटी हुई लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये होती है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये एक्स डैश यानी एक्स की लाइन होती है। और ये होती है बाई की लाइन, जो खड़ी खड़ी लाइन है ना, खड़ी वाली लाइन, ये भैया बाई की लाइन होती है। ये होता है वाई एक्सिस और ये होता है वाई डैश एक्सिस, ठीक है भाई। मिडिल में होता है ओरिजिन, ये होता है ओरिजिन, मतलब जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है वो ओरिजिन होता है। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0,0 यानी कि 0,0, ठीक है। अब चलो हम वैल्यू पुट करते हैं, जैसे यहाँ 0 है, यहाँ क्या है 0 है, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, ऐसे ऊपर लगा लो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। इधर जो लिखोगे डैश डैश में वो हमेशा नेगेटिव होगी, यानी -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, ऐसे अपनी तरफ बढ़ा लो। इधर भी -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ये दोनों लाइनें माइनस की, दोनों लाइनें होती है प्लस की, ठीक है। आप सबसे पहले पुट करते हैं x की वैल्यू 0 तो y भी 0, तो भैया ऑरिजिन यहीं पे रहेगा, ठीक है। आपकी x की वैल्यू 1 है तो y की कितनी है 1 है, तो x की वैल्यू देखो यही तो 1 है भैया, यही तो x वाली लाइन है, और y की कितनी 1, तो यही तो y की लाइन है, तो y पे तो 1 है, -1 पे चले जाना, y की 1 है, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, मतलब x थोड़ा सा चला ऊपर, y थोड़ा सा चला, दोनों लोग यहाँ पे मीट करेंगे, यहाँ पे, यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 यानी यहाँ पे, ठीक है। आपकी x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 ये और y की वैल्यू -1 ये, यानी कि यहाँ पे मिलेगा। वही y की वैल्यू -1 यही तो है, और x की वैल्यू -1 ये है, क्योंकि x की लाइन होती है, y की लाइन होती है, तो यही मिलेगा, ठीक है। आपकी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 2 ये है और y की वैल्यू 2 है, यानी कि यहाँ पे कहीं मिलेगा जाके ये, ओके। ये आपकी x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -2, तो x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -2 कहीं यहाँ पे जाके मिलेगा, ठीक है। अब इस लाइन को ऐसे मिला दो, कतई स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्या मिलेगी, कतई स्ट्रेट लाइन, ऐसे स्ट्रेट लाइन। भैया स्ट्रेट लाइन है, आपको दिख नहीं रही लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है, सही है। तो सारे पॉइंट को मिला दो, इस तरीके का ग्राफ बनेगा। आपको जो दिख रहा है ना, सेम टू सेम वही ग्राफ है, ओके। कतई मुझसे मतलब स्ट्रेट लाइन बनी नहीं, मुझसे बनती नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसा ग्राफ बनेगा जैसा आपको दिख रहा है, तो समझ गए ना। ये आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ हमेशा इसी तरीके का बनता है, एक स्ट्रेट लाइन, क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है ना। तो ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो एक स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पे लिख के आ रहा है ना, उसको छाप लो। क्या लिख के आ रहा है कि जो आइडेंटिटी फंक्शन की जो लाइन होती है वो ऑलवेज स्ट्रेट होती है। कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होती है, इसको याद रखना। तो यही हमारा होता है आइडेंटिटी फंक्शन, और कुछ नहीं होता, बस इसमें x की वैल्यू y के इक्वल होती है। और x क्या होता है भैया, x एक होता है एक रियल नंबर। तो दो चीजें और लिख लो। अब यहाँ पे लिख लो डोमेन और रेंज। क्या लिख लो, डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज लिख लो। मेरी बात ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, काफी लोग इसे मिस कर देते हैं, ठीक है ना। डोमेन क्या होगा, अच्छा बताओ। डोमेन का मतलब होता है x की सारी वैल्यू डोमेन, x की सारी वैल्यू क्या होती है डोमेन, और y की सारी वैल्यू होती है रेंज। तो x की सारी वैल्यू क्या है, रियल नंबर, तो डोमेन होगा r फॉर रियल नंबर, और रेंज भाई जो x की वैल्यू वही y की वैल्यू, क्योंकि x तो y के बराबर है ना, तो जो y होगा वो भी होगा r, यानी कि रियल नंबर। यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन में डोमेन भी एक रियल नंबर होता है और रेंज भी रियल नंबर। डोमेन का मतलब जितनी भी x की वैल्यू वो एक रियल नंबर, और रेंज का मतलब जितनी y की वैल्यू वो एक रियल नंबर। याद रखना, यही होता है हमारा डोमेन और रेंज, यानी कि जो x वही y। तो x की वैल्यू अगर रियल नंबर है तो y की वैल्यू भी एक रियल नंबर होगी। तो डोमेन का मतलब x की वैल्यू और रेंज का मतलब y की वैल्यू होती है, तो इसको नाम दे दिया जाता है डोमेन और रेंज। होता कुछ नहीं, होती वो x की वैल्यू और डोमेन, और रेंज y की वैल्यू, कैसा भी समझ लो, ठीक है ना। पेपर में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आपसे रुकेगा नहीं, मैं गारंटी देता हूं कि आपसे हो जाएगा। अगर आपका टीचर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, बता देना कि y की वैल्यू x के इक्वल होती है और x बिलोंग करता है हमेशा r को, इसका आइडेंटिटी फंक्शन, और इसकी जो डोमेन होती है वो एक रियल नंबर, रेंज होती है रियल नंबर, इसका जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन, खत्म। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड, जो कि हमारा है कांस्टेंट फंक्शन, ओके। चलिए बात करते हैं कांस्टेंट फंक्शन की। ये क्या होते हैं और इनका ग्राफ कैसे बनता है। कांस्टेंट फंक्शन का डायरेक्ट मतलब है fx इज इक्वल टू सी, fx इज इक्वल टू सी। fx का मतलब मैंने बताया था y, तो y इज इक्वल टू सी, यही होता है हमारा कांस्टेंट फंक्शन। यानी कि जो y की वैल्यू होती है, y की वैल्यू होती है वो एक कांस्टेंट होती है। c फॉर कांस्टेंट, c फॉर कांस्टेंट, c का मतलब क्या होता है, एक कांस्टेंट, ओके। c का मतलब एक कांस्टेंट, इसे याद रखना।
तो जो y की वैल्यू होती है वो एक कांस्टेंट होती है। y की वैल्यू समझते रहना, जो वर्ड मैं बोल रहा हूं y की वैल्यू कांस्टेंट होती है, y की वैल्यू कांस्टेंट होती है, y की वैल्यू कांस्टेंट होती है। ये बहुत हल्के मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है मैंने, y की वैल्यू कांस्टेंट होती है। अभी आपको समझ में आएगा y की वैल्यू कांस्टेंट, इसको दिमाग में घुमाते रहो कि y की वैल्यू कांस्टेंट होती है, y की वैल्यू x की वैल्यू नहीं, y की वैल्यू तो वही होता है कांस्टेंट फंक्शन, ठीक ना। तो कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, कोई भी नंबर दुनिया का, चाहे वो एक 1 हो, 2 हो, 3 हो, -1 हो, -2 हो, 1.5 हो, √6 हो, √7 हो, 0 हो, दुनिया का हर एक नंबर एक कांस्टेंट होता है। दुनिया का हर एक नंबर एक कांस्टेंट होता है कि नहीं होता है? तो जी हाँ, वही होता है कांस्टेंट। तो अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना पड़ जाए तो मैं कैसे बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ तो x है ही नहीं। बताओ कहीं x है क्या? x तो इसमें है ही नहीं। बताओ f(x) = y है, यानी कि f(x) जो होता है वो y होता है। आपको ये चीज नहीं लिखनी है f(x) लिखा हुआ, आपको इसको y की नजर से देखो, y = c। तो यानी कि इसमें x जैसी कोई चीज है ही नहीं, x तो है ही नहीं, तो हम वैल्यू किसकी रखें? तो हम पुट कर रहे हैं, समझते रहना मैं क्या पुट कर रहा हूं। मैं यहाँ पे c की वैल्यू पुट करूंगा, जैसे मैंने c की वैल्यू पुट कर दी 0, क्या पुट कर दी? 0 पुट कर दी। या मैंने c की 0 हटाओ, या 0 क्या पुट करना है, 0 में भी क्या, चलो मैंने c की वैल्यू पुट कर दी 1, क्या पुट कर दी? 1 पुट कर दी। तो यहाँ पे c की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँ, क्योंकि 1 तो एक कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है कि नहीं है भैया? है कांस्टेंट। तो अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू 1 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अब बताओ यहाँ पे सिर्फ y की वैल्यू 1 आई है, x तो मुझे पता ही नहीं, क्योंकि x तो इसमें है ही नहीं। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं, मेरी बात ध्यान से समझना, अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो बताओ मैं कैसे बनाऊंगा? बताओ, ये होता है x, ये होता है x डैश, ये होता है y, ये होता है y डैश। सही है, समझते रहना बात। ये होता है 0, ये होता है 1, यहाँ होता है 2, ये होता है 3, ये होता है 1, ये होता है 2, ऐसे ये होता है 3, यहाँ पे -1 -2 और बहुत सारे होते हैं, जो मनु वो रख लो यार। यहाँ पे -1 और ये -2 बहुत सारे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी रख लो, ठीक है। अब ये बात समझना, यहाँ पे y = 1 आया है, तो y वाली लाइन कौन सी? y वाली लाइन ये है, इसमें 1 कहाँ है बताओ? यही तो 1 है। y = 1 का तो हमको y वाली लाइन देखनी, x से कोई मतलब नहीं हमें, तो y = 1। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, कतई स्ट्रेट लाइन, यही है हमारा y = 1, यानी कि y = c। c की वैल्यू 1 है, क्योंकि c एक कांस्टेंट है, तो 1 भी एक कांस्टेंट है, तो ये y = 1 है। मेरी बात समझ में? यानी कि x यहाँ पे नहीं है, तो लाइन x पे टच नहीं करनी चाहिए। मैं आपको क्लियर एक बात बता दूं। चलो एक और चीज मैं लेके देखता हूं। अब की मैं पुट कर रहा हूं c = -2, क्या पुट कर रहा हूं? -2 पुट कर रहा हूं। तो मैं यहाँ पे -2 पुट करूंगा तो y की वैल्यू तो -2 आएगी, क्योंकि c तो -2 के बराबर है ना। यहाँ पे x का कोई रोल नहीं, याद रखना, x से में कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई? चलो ठीक है, ओके। तो y = -2 कहाँ पुट करोगे? देखो हमें पता है ये y होता है, ये y डैश होता है, ये x होता है और ये x डैश होता है, ठीक है? ये बात हमें अच्छे से पता है, ओके। यहाँ पे देखो ये जो बीच में तो 0 होता है। अब जो नीचे वाली लाइन होती है y की, यहाँ पे होता है नेगेटिव, यानी कि यहाँ -1 और यहाँ -2, तो यहाँ पे y की वैल्यू -2 है, तो y की वैल्यू -2 यही तो हुई। तो मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींचूँ। याद रखना, ये जो लाइन होती है वो x को टच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं, तो x को टच भी नहीं करेगी। अगर x नहीं है तो हम x से कोई मतलब नहीं रखेंगे, x से कभी नाता तोड़ दो। यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन में x से कोई मतलब नहीं, तो यही हमारा है y = -2। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? हमने देखा जो ग्राफ में जो लाइन जा रही है वो x एक्सिस के पैरेलल है। तो यही तो इसका मेन खेल है कि यहाँ पे जो ग्राफ बनता है वो x एक्सिस के पैरेलल बनता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो द ग्राफ इज पैरेलल, ये पैरेलल का साइन होता है, पैरेलल टू x एक्सिस। जो ग्राफ है वो x एक्सिस के पैरेलल है, जो ग्राफ बना है वो x एक्सिस के पैरेलल। तो जो भी कांस्टेंट फंक्शन जब भी आप सुनोगे देखोगे तो हमेशा जो ग्राफ बनेगा वो x एक्सिस के पैरेलल बनेगा। याद रखना, आप देख लो किस तरीके से बना है। अब हम इसकी बात करेंगे इसके डोमेन और रेंज की। तो इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन का मतलब क्या होता है भैया? जितनी x की वैल्यू वो डोमेन, और रेंज का मतलब जितनी y की वैल्यू। अब समझना, जो मैं अभी चिल्ला के कह रहा था y की वैल्यू कांस्टेंट, y की वैल्यू कांस्टेंट, अब उसका फंडा समझ में आएगा। तो मैं चलो पहले रेंज देख लेते हैं। तो मैंने अभी क्या बोला? y की वैल्यू कांस्टेंट है। सबसे पहले बोला था कि नहीं, याद रखना y की वैल्यू कांस्टेंट, तो y एक रेंज है, तो रेंज भी क्या होगी? कांस्टेंट। बात समझ में आई? क्योंकि भैया y तो कांस्टेंट के बराबर है और y क्या होता है? रेंज। तो रेंज भी तो कांस्टेंट हुई, ठीक है। अब बात करते हैं डोमेन। तो मैंने अभी आपसे कहा इसमें x तो है ही नहीं, तो जब x है नहीं तो हम x को एक रियल नंबर मान के चलेंगे कि अगर x यहाँ पे होता तो वो एक रियल नंबर होता। क्या होता है? एक रियल नंबर होता है। इसीलिए कांस्टेंट फंक्शन में जो डोमेन होता है, यानी x की वैल्यू होती है, वो एक रियल नंबर होती है, और जो रेंज होती है, जो कि यहाँ पे दिख रही y की कांस्टेंट है, तो y हमारा कांस्टेंट है, रेंज कांस्टेंट हो गई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? डोमेन एक रियल नंबर होता है यहाँ पर, ठीक है ना? यानी कि x की जो अगर यहाँ पे x लाइज करता भी तो
तो वो एक रियल नंबर ही होता। आपको मैं अगर थोड़ा डिटेल में समझाऊं तो यहाँ पे समझना मेरी बात। जैसे यहाँ पे लिख रखा y इज इक्वल टू सी, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर 0? देखो ये उन्हीं के लिए है जो ये बात समझ पाएंगे, ठीक है ना। अगर आपको आगे बढ़ाना बढ़ा दो, खत्म हो चुका है। y इज इक्वल टू सी, अगर मैं इसको ये लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू सी इंटू एक्स की पावर 0, क्या इस फंक्शन में और इस फंक्शन में कोई बदलाव आया है? कोई बदलाव नहीं, क्योंकि अगर दुनिया में किसी की पावर भी 0 हो तो उसकी वैल्यू होती है 1। अगर मान लिया कि मेरी पावर 0 हो, चलो 5 की पावर 0 कर दो, तो उसकी वैल्यू भी क्या होती है? 1 होती है। तो दुनिया में किसी की पावर भी 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो ऐसे यहाँ पे x की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1। तो यानी कि अगर मैं इसकी प्लेस पे 1 रख दूं और c से 1 की मल्टीप्लाई करा दूं, तब भी तो वो रहेगा c रहेगा कि नहीं? यानी कि x की जो वैल्यू होगी वो एक रियल नंबर होगी, रियल नंबर, डोमेन रियल नंबर होगा। क्योंकि मैं यहाँ पे दुनिया भर का कोई भी नंबर डाल लूं, क्या इसको फर्क पड़ेगा? ये तब भी हमें क्या देगा? 1 ही देगा, क्योंकि x, क्योंकि वो कोई वैल्यू डाल लूं उसकी पावर है 0 तो वैल्यू तो 1 ही आएगी ना। तो x एक रियल नंबर को मैं मान के चलता हूं। समझ गया नहीं? कि मतलब क्लियर बात है कि नहीं? इतना बताओ बस, डाउट नहीं होना चाहिए कतई। तो डोमेन हमारा रियल नंबर और रेंज होती है हमारी कांस्टेंट इसमें। तो क्वेश्चन खत्म और बढ़ते हैं अपने थर्ड, जो कि हमारा क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, चलिए बात करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन की। इसके ग्राफ कैसे बनते हैं, क्या होता है, सब कुछ जानते हैं भाई। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर बात करेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। जी हाँ, और भी टाइप के होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और भी होते हैं, लेकिन वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 ही इंपॉर्टेंट होते हैं, पहला क्वाड्रेटिक और दूसरा क्यूबिक। बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, उनका ग्राफ बनाने को कभी नहीं आता है। तो हम 2 ही डिस्कस करेंगे, एक तो क्वाड्रेटिक, दूसरा क्यूबिक। क्वाड्रेटिक क्या होता है? जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 होती है, वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक का मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी x की हाईएस्ट पावर 3 होती है। और एग्जांपल से समझते हैं क्वाड्रेटिक। चलो कि मैं एग्जांपल लिखता हूं तब आप अच्छे से समझ पाओगे। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया x स्क्वायर प्लस 1, भैया ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें x की कितनी पावर है? 2 पावर है, ठीक है। एक और लिखता हूं, जैसे मैं लिख दिया x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, ये भी क्वाड्रेटिक है, क्योंकि यहाँ पे देखो 2x है, लेकिन किस x की हाईएस्ट पावर 2 है? इस वाले x की हाईएस्ट पावर 2 है। अगर x की हाईएस्ट पावर 2 है तो भैया वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। समझे कि नहीं समझे? समझ गए होगे। जैसे कि ऐसा तो आपने बहुत सारे पढ़े क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक क्या होते हैं? जिसमें x की हाईएस्ट पावर 3 हो, जैसे कि x की पावर 3 प्लस का 5x प्लस का 6, ये जो है वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर 1 है। एक और लिखता हूं, जैसे मैंने लिख दिया x की पावर 2x की पावर 3 प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 6, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कैसे पहचाना मैंने? क्योंकि यहाँ देखो 3x है, 1 2 3, लेकिन x की हाईएस्ट पावर कितनी है? x की हाईएस्ट पावर 3। जब भी x की हाईएस्ट पावर 3 हो तो वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, जब भी x की हाईएस्ट पावर 2 हो तो वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बस सीधी सी बात, ये होता है क्वाड्रेटिक, ये होता है क्यूबिक। और इसको डिस्कस करते हैं कि इसके ग्राफ कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, और क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात हम करेंगे बाद में। ओके, चलिए आइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन ले लिया, क्या ले लिया? fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। fx का डायरेक्ट मतलब होता है, क्या होता है? बाई। क्या होता है? बाई। और इसका कोई मतलब नहीं, इसको बाई लिख लिया करो देखते ही। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 2 है कि नहीं है? तो यानी कि एक क्वाड्रेटिक है। और एक बात और कि जो x होता है वो एक रियल नंबर को बिलोंग करता है। इसका मतलब ये हो गया कि x की कोई भी वैल्यू ले लो, वो एक रियल नंबर होगी। रियल नंबर का मतलब दुनिया भर के सारे नंबर, यानी कि यहाँ पे मैं दुनिया भर का कोई भी नंबर रख सकता हूँ। यानी कि x की जो वैल्यू होती है वो एक रियल नंबर होती है। आप कुछ भी डाल दो, x की वैल्यू कुछ भी डाल दो, ठीक है ना, कोई भी वैल्यू ये ले लेगा। एक रियल नंबर होनी चाहिए, बस सीधी सी बात, ठीक है भाई। अब इसका ग्राफ देखते हैं जल्दी से। तो मैं अगर यहाँ पे x की कोई वैल्यू डालूं तो मुझे y की मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी, बिल्कुल। तो फटाफट से पुट करते हैं। तो हमने पुट कर दिया x की वैल्यू को पहले 0, क्या पुट कर दिया? 0 पुट करा। तो जैसे आप यहाँ 0 पुट करोगे तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी? 0 ही मिलेगी, ऑब्वियसली, सीधी सी बात है, ठीक है। अब क्या हम पुट करते हैं? x की वैल्यू मैंने पुट कर दिया 1, क्या पुट कर दिया? 1। तो 1 को यहाँ पुट करोगे, 1 का स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही तो होता है। तो y की वैल्यू 1 ही तो आई। बताओ ठीक बात है कि नहीं? सही समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मैं यहाँ पे 1 डाल दूं तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। तो y की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है भाई। और पुट करते हैं जल्दी से। अब की मैंने यहाँ पे पुट कर दिया x इज इक्वल टू माइनस का 1, क्या पुट कर दिया? x इज इक्वल टू माइनस का 1। देखो भाई, आप इसके अंदर माइनस का 1 डाल दो, क्या डाल दो? माइनस का 1 डाल दो। मेरी बात समझते रहना, आप इसके अंदर डाल दो माइनस का 1, यहाँ डाल दिया माइनस का 1, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो। तो जब आप इसको माइनस का 1 का स्क्वायर करोगे, यानी -1 की 2 बार मल्टीप्लाई, यही तो है ना इसका स्क्वायर का मतलब। तो माइनस माइनस
प्लस और 1 1 जा 1, तो आप इसके अंदर माइनस की वैल्यू डालोगे तभी भी ये क्या दे रहा है, प्लस का 1, तो तभी भी ये 1 आया। बात समझ में आई, यानी कि आपने माइनस डाला प्लस निकला, समझते रहे ना। चलो अब की मैं पुट कर रहा हूँ x इज इक्वल टू 2, क्या पुट कर दिया मैंने 2। तो जब आप यहाँ पे 2 पुट करोगे तो यहाँ पे जब 2 पुट करोगे x के प्लेस पे 2 और पावर लगी है 2, लगा दी पावर 2 माइनस का, चलो अच्छा 2 पुट करें तो हाँ 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, कितना होता है 4 होता है। ये तो सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं। अब की देखना, अब मेरी बात समझना ध्यान से, ओके, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना यहाँ से। अब की मैंने क्या कर दिया कि x की वैल्यू मैंने डाल दी मैंने 2, क्या डाल दी 2 डाल दी, सॉरी -2 डालो। यहाँ पे जब आपने -2 डाला और यहाँ पे जैसे -2 लिख दिया मैंने, x के प्लेस पे स्क्वायर लगा है तो मैंने लगा दिया स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर लगा था स्क्वायर लगा दिया। अब -2 की 2 बार मल्टीप्लाई जब करोगे तो -2 इंटू -2 तो माइनस माइनस प्लस और 2 2 जा 4, तो प्लस का 4 ही तो आएगा। तो यानी कि यहाँ पे आएगा प्लस का 4, यानी कि जो y की वैल्यू आएगी वो प्लस की 4 आएगी, समझे। यानी एक चीज मैंने यहाँ पे नोटिस कर ली, क्या नोटिस कर ली कि मैं चाहे मैं इसमें प्लस की वैल्यू डालूं x की, चाहे मैं माइनस की वैल्यू डालूं, मुझे हमेशा प्लस ही मिल रहा है। बताओ y की वैल्यू आपने कभी माइनस देखी एक बार भी नहीं देखी। ये बात नोटिस करना बहुत काम आएगी अभी इस चीज को, जो मैंने बोला है गोल्डन वर्ड है, गोल्डन वर्ड, इसको नोटिस कर लो अच्छे तरीके से, ओके। चलो अब इसका बनाते हैं फटाफट से ग्राफ एकदम स्पीड में, ओके, बहुत मजा आएगा। इसका ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डालो, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल दो तुरंत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुरंत डालो। अभी मैं ऐसे ही बात बताऊंगा इसके लिए कि मजा आ जाएगा सुन के। x की वैल्यू 0 डालो, y की वैल्यू 0 मिली, 0 0 हो गया। x की वैल्यू 1 डाली, y की वैल्यू 1 मिली, 1 1 हो गया। x की वैल्यू -1 डाली, y की वैल्यू 1 मिली तो -1, x की वैल्यू y की वैल्यू 1 मिली। x की वैल्यू 2 डाली, y की वैल्यू 4 मिली, ठीक है, ओके। चलो एक और बना लेते हैं। अब की मैंने x की वैल्यू -2 डाली तो y की वैल्यू 4 मिली, यानी कि y की वैल्यू देख रहे हो निगेटिव आई नहीं रही क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा ना, ये रीजन है इसका, ठीक है भाई। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना, इसका ग्राफ कैसे बनता है बहुत ही ध्यान से समझना, ओके, बहुत ही ध्यान से, ठीक है। चलो ये हमारा है x एक्सेस, सॉरी y डैश, y x एक्सेस और ये x डैश, ठीक है। यहाँ पे चलो मैं वैल्यू पुट, यहाँ से 0 होता है ये, तो यहाँ 1 लिख लिया, फिर मैंने 2 लिख लिया, फिर मैंने 3 लिख लिया, फिर मैंने 4 लिख लिया, ठीक है। मैंने -1 लिख लिया, फिर मैंने -2 लिख लिया, फिर मैंने -3 लिख लिया, और कुछ भी लिख लो, -3 तक चलो लिख लो, हटाओ। या मैंने 1 लिख लिया, फिर मैंने 2 लिख लिया, फिर मैंने 3 लिख लिया, फिर मैंने 4 लिख लिया, ठीक है भाई, सही है। अब देखो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, यानी कि ऑरिजिन यानी यहीं पर रहेगा पॉइंट। आपकी x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 यानी x की तरफ 1 चलेगा, भैया यही तो है, x एक्सेस की लाइन यही तो होती है, हाँ यही होती है। x पे 1 ये है और y पे कितना, y पे 1 ही है, तो y पे ऊपर चलेगा, यानी y का मतलब ऊपर चलना और x का मतलब इधर चलना। तो y ऊपर चला 1 और ये इधर चला, तो दोनों जगह कहाँ मीट करेंगे, इस वाले पॉइंट पे मीट करेंगे, ठीक। तो ये पॉइंट मिला, यानी इधर चला ये इधर चला, ठीक है। आपके देखो आपकी x की वैल्यू -1 और y 1 है, x की वैल्यू -1 यानी x की लाइन यही तो है, तो x की लाइन ये है तो -1 ये है x में, ठीक है। और y में 1 तो y में 1 ये है, यानी कि यहाँ मिलेगा पॉइंट, समझ गए ना। x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1, तो यानी कि -1 और 1, यानी इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो ये होगा, ठीक है। आपकी x की वैल्यू है 2, तो x की वैल्यू 2 यानी कि x की तरफ चलेगा 2, तो 2 चला x की तरफ, ठीक है। और y की वैल्यू 4, तो y की वैल्यू 4 4 4 यहाँ तक चला, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ होगा 2 और ये यहाँ पे 4, यानी यहाँ कहीं मिलेगा इंटरसेक्शन पॉइंट, समझ गए ना। यहाँ पे और यहाँ पे नहीं मिलता है, जहाँ पे दोनों पॉइंट मीट करेंगे, यानी यहाँ इधर ही, इधर चला ये इधर चला, यानी यहाँ पे पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब की देखो x की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू -2 यानी कि -2 ये, और y की वैल्यू फिर से 4 है, यानी -2 और 4 रहेगा हमारा ये, ठीक है। यानी ये पॉइंट मिला है -2 और ये 4, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट देखो यही होगा, समझ गए। ग्राफ तो बनाना आता होगा। अब इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन से मत ग्राफ कर बना देना, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्वाड्रेटिक कभी स्ट्रेट लाइन से नहीं बनता, ऐसे बनता है, ये बना है हमारा, समझे कि नहीं। ये है हमारा fx यानी कि y = x² का ग्राफ। बात समझ में आई कि नहीं आई। ये आप इस फिगर को देखो, सेम टू सेम यही बना, एक त्रिशूल जैसा बनता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक त्रिशूल जैसा बनता है, कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, हमेशा कर्व लाइन जाती है इस तरीके से। जैसा फिगर दिख रहा है ना, सेम टू सेम वैसा ही है, कतई स्ट्रेट लाइन नहीं जाती, ऐसा कर्व जाता है, ऐसा कर्व। इसको हम कहते हैं पैराबोला। क्या कहते हैं भैया इसको? पैराबोला लिख लो फटाफट से, पैराबोला कहते हैं, पैराबोला। इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूं पैराबोला के लिए, ऐसी धमाकेदार वीडियो जिसमें पैराबोला का मतलब सब कुछ होगा, पूरा फ्यूचर डिसाइड कर हो जाएगा पैराबोला का, ऐसा वीडियो बनाएंगे। इसको कहते हैं पैराबोला। पैराबोला नाम आपने जरूर सुना होगा, इसको पैराबोला कहते हैं। पैराबोला हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही बनता है, किसी और से नहीं, हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही बनता है पैराबोला, हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही बनता है पैराबोला। जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो हमेशा पैराबोला बनेगा। ये पैराबोला है, क्या बनेगा? पैराबोला है। तो यानी कि ग्राफ
तो लिख दो द ग्राफ, ठीक, इज पैराबोला, द ग्राफ इज पैराबोला, द ग्राफ इज पैराबोला। इसको ये जो ये पैराबोला ये हर टीचर नहीं बताते, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अब बात करते हैं इसका डोमेन और रेंज। डोमेन का मतलब x की सारी वैल्यू डोमेन होती हैं, तो x की वैल्यू सारी क्या होंगी, मैंने आपको बताया था x की वैल्यू एक रियल नंबर होती है, यानी x की आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, तो x की वैल्यू एक रियल नंबर, r मतलब रियल नंबर। अब बात करते हैं रेंज। रेंज मतलब y की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या होगी, आप खुद देखो कि यहाँ पे निगेटिव आ रहा है क्या कहीं, सर बिल्कुल निगेटिव नहीं आ रहा, तो निगेटिव आ ही नहीं रहा है। निगेटिव आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, निगेटिव नहीं आ रहा है, तो यानी कि इसका आंसर होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव, ये है रेंज, ये है डोमेन, पॉजिटिव रियल नंबर एंड जीरो, इसका यही होगा रेंज, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर एंड जीरो। तो देख लो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं, इसमें निगेटिव कभी नहीं आता क्योंकि स्क्वायर लगाओ जीरो भी आता है। तो हमेशा इसका जो डोमेन होगा वो होगा आर, यानी कि एक्स की सारी वैल्यू एक रियल नंबर और वाई की सारी वैल्यू यानी कि रेंज पॉजिटिव रियल नंबर और जीरो भी होगा एंड जीरो। तो ये होगा इसका रेंज, पॉजिटिव रियल नंबर और जीरो, यानी कि वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू तो कोई भी रियल नंबर डाल दो। तो ये होता है पैराबोला। कर्व लाइन जाती, कभी स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगी। पैराबोला हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही मिलता है, बाकी किसी से नहीं मिलता। समझ गए ना। अच्छा मैं एक बात काम करूं, समझ गए, इस चीज को देख लो अच्छे से। तो मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करने वाला हूं। ओके, अभी हमने सीखा कि f(x = x² का ग्राफ कैसे बनता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे +1 कर दूं, क्या कर दूं, +1 कर दूं, अब इसका ग्राफ बना के दिखाओ। यानी कि f(x) का मतलब होता है y, y = x² + 1। वीडियो पॉज करो, इसको बना के देखो। अगर आप बना ले गए और मेरे आंसर से मैच कर गया तो यानी कि आप सब समझ गए, वरना आप कुछ नहीं समझे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे यहाँ पे x = 0। जल्दी जल्दी फटाफट से काम करूंगा। तो यहाँ 0 पुट करूंगा तो 0 + 1 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमें मिली 1। ठीक है, अब की मैं पुट करूंगा x = 1। तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 + 1 2, यानी कि y की जो मुझे वैल्यू मिली है वो 2। अब थोड़ी स्पीड रहेगी भाई, स्पीड रहेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो बनना लंबी हो जाएगी। अब हम पुट करते हैं x की वैल्यू -1। समझना मेरी बात, -1 पुट कर रहा हूं मैं। ठीक है ना। तो जब -1 पुट करोगे x² में तो आएगा 1 और 1 + 1 होता है 2, यानी कि y की वैल्यू तब भी मुझे क्या मिल रही है, 2 ही मिल रही है। ठीक है ना, समझते रहना बात। x की वैल्यू मैंने -1 पुट करी, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 + 1 2। ठीक है ना। अब की मैं पुट कर रहा हूँ x की वैल्यू 2। क्या पुट कर रहा हूँ, 2 पुट कर रहा हूँ। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, यानी y की वैल्यू मुझे मिली 5। ठीक है, सही चल रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं। अब की मैंने पुट करी x की वैल्यू -2। क्या पुट कर दी, -2। तो यहाँ पे पुट करोगे -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर रहेगा 4, 4 + 1 5। तो y की वैल्यू तब भी क्या रहेगी, 5 रहेगी। अब जरा इसका ग्राफ बना के देखो। अब देखो किसी से ग्राफ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, फटाफट से देखो बना के। सारी वैल्यूज पुट हो गई ना, जी हाँ बिल्कुल, सारी वैल्यू बिल्कुल पुट हो गई, कोई दिक्कत नहीं। समझते रहना बात। चलो अब हम यहाँ पे x की वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पे लिखने वाले हैं y की सारी वैल्यू। चलो थोड़ा चलो यहीं पे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है, चलो फटाफट से लिखते हैं। x की वैल्यू मैंने 0 पुट करी, मुझे y की वैल्यू मिली 1। ठीक है। अब की मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी, y की वैल्यू मुझे मिली 2। ठीक है। अब की मैंने x की वैल्यू -1 पुट करी, y की वैल्यू फिर से मुझे मिली 2। अब की मैंने x की वैल्यू 2 पुट करी, y की वैल्यू मुझे मिली 5। ठीक है। x की वैल्यू मैंने -2 पुट करी, y की वैल्यू मुझे मिली 5। ठीक है, सही है। अब इसका ग्राफ फटाफट से बनाते हैं, जल्दी से स्पीड में ग्राफ बनाते हैं इसका। ओ ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये x है और x नीचे लाइन का कोई मतलब नहीं, यहाँ से वैल्यूज कभी आती नहीं इसकी। और ये है y। ठीक है, ये y'। ओके चलो अब जल्दी से देखते हैं जल्दी से। ओके, यहाँ पे 0 है, फिर ये 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है, चलो इस 4 है। ओके, ये -1 है, चलो इसे हम -2 रख लेते हैं। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। समझते रहना बात, स्पीड में है थोड़ा में। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 0 ये है और y की वैल्यू 1 ये है, यानी कि पॉइंट हमें मिलेगा ये, यहाँ पे मिलेगा पॉइंट, ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू 1 चले और y की तरफ चले 2, यानी 1 और ये 2, यानी पॉइंट मुझे मिला ये। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2। x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2। x की वैल्यू चले -1, ये 1 है यार। x की वैल्यू चले -1, y की वैल्यू चले 2, यानी कि हमें मिला ये। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5। x की वैल्यू चले 2 और y की वैल्यू चले 5, यानी यहाँ तक। तो 2 और ये 5 यहाँ ये मिला। ठीक है। x की वैल्यू -2 मतलब यहाँ पर, और y की वैल्यू 5 मतलब यहाँ पर। तो -2 और ये 5 यहाँ पर मिलेगा। ठीक है ना। अब इसको मिलाओ, यहाँ से है भैया, ये हमारा पॉइंट है। अब की
ये मिला पैराबोला, समझ गया। ये हमारा है एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। एफ एक्स का मतलब बाई, इसको बाई की नजर से देखा करो, ठीक है ना। तो आप इस ग्राफ में फर्क देखो, इन दोनों ग्राफ में फर्क देखो, क्या फर्क है बताओ। ये जो ग्राफ है वो 0 से स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल नीचे से ऑरिजिन से, और ये थोड़ा शिफ्ट हुआ है, यानी कि अगर मैंने +1 करा है तो ये +1 ऊपर उठेगा। अगर मैं +2 कर देता तो ये ग्राफ यहां से बन जाता, +3 कर देता तो ग्राफ यहां से बन जाता, +4 कर देता तो ग्राफ यहां से बनता, +5 कर देता तो ग्राफ यहां से बनता। ये ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो टीचर्स अपने वीडियोस में बताते नहीं, अपने लेक्चर अपनी क्लास में तक नहीं बताते, जो आपके स्कूल टीचर हैं वो भी नहीं बताएंगे सब छोटी छोटी बातें। तो जितना आप यहां पे प्लस करते जाओगे उतना ही ग्राफ ऊपर शिफ्ट होता जाता है। अगर मैं +100 कर दूं ना तो 100 के शिफ्ट हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो देखो मैंने +1 शिफ्ट किया तो देखो 0 से 1 पे आ गया, 2 करता तो 2 पे आ जाता। तो ऐसे ही करके शिफ्ट होता रहता है ग्राफ। यही भैया अब जो है मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, तो मैं यहां पे दे रहा हूं, आपको बनाना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5 का ग्राफ। माइनस का भी बना के तो देखो, ये बना के दिखाओ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10 का ग्राफ। ये 2 ग्राफ बनाओ, ठीक है ना, और घर पे प्रैक्टिस करो। अगर आप बना ले गए तो समझ लेना आपको आ गया है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल ग्राफ की तरफ। ओके चलिए आइए क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक फंक्शन ले लिया जो कि हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3। यहाँ पे एक्स की पावर 3 है कि नहीं, अगर एक्स की पावर 3 है तो भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। एफ एक्स का मतलब होता है वाई, तो वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 हमको दे रखा है, ठीक है भाई। इतनी बात समझ गए, क्लियर है। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे, बात खत्म करेंगे। तो पुट करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं x की वैल्यू 0 से। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे 0 पुट किया तो मुझे मिला y भी 0, ठीक है भाई। अब की मैंने पुट किया x की वैल्यू 1, तो जैसे 1 पुट करोगे तो 1 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 1 ही रहता है। तो y की वैल्यू भी मुझे मिली 1। बात समझ में आ रहा है ना, स्पीड में समझो फटाफट से। ओके अब की मैं यहाँ पे पुट करे दे रहा हूँ x की वैल्यू -1। क्या पुट कर रहा हूँ, -1। तो अब जब आप -1 पुट करोगे तो यानी -1 की 3 बार मल्टीप्लाई, -1 इंटू -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 1 बन जाए 1 बन जाए 1 बन जाए, तो -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो मुझे माइनस का ही साइन मिलेगा, माइनस का 1। यानी कि आप यहाँ पर जब -1 की पावर 3 करोगे तो मुझे -1 मिलेगा जो कि होगी y की वैल्यू, सही है। तो y की वैल्यू मुझे मिली, मुझे -1, समझते रहना। अब मैं पुट करूंगा x की वैल्यू 2। क्या पुट कर दी मैंने, x की वैल्यू 2, प्लस माइनस सब लेके देखा करो हर एक चीज, ठीक है। अब कि मैंने 2 पुट की तो 2 की पावर 3 यानी 2 की 3 बार मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो मुझे y की जो वैल्यू मिली मुझे मिली 8। क्या मिली, 8, सॉरी 8 लिखो यहाँ पे, 8 मिली, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब लास्ट पुट करते हैं x की वैल्यू -2। क्या पुट करते हैं, -2। तो जब आप -2 पुट करोगे तो यानी कि यहाँ पर माइनस कर लो बस, -2 इंटू -2 यानी -2, यानी -2 की 3 बार मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, -2 2 4 2 8, यानी कि माइनस की 8 मिलेगी। तो मुझे y की जो वैल्यू मिली वो मिली -8। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, चाहे मैं वैल्यू प्लस की पुट करूँ चाहे माइनस की, अगर मैं प्लस की वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो मुझे प्लस में आंसर मिल रहा है, अगर मैं माइनस की वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो मुझे माइनस में आंसर मिल रहा है। इस चीज़ को बहुत नोटिस करना, आई बात समझ में। तो फटाफट से टेबल बनाते हैं, अपनी फेवरेट टेबल, जो अपनी सबकी फेवरेट टेबल है। ओके ठीक है, टेबल बनाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे पुट करते हैं x की वैल्यू 0 तो y 0, x की वैल्यू 0 तो y 0, ठीक है। x की वैल्यू 1 तो y 1, x की वैल्यू 1 तो y भी 1, ठीक है। x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू भी -1, ठीक है। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 8, y की वैल्यू 8, ठीक है। x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू -8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस पुट करो तो प्लस आएगा, माइनस पुट करो तो माइनस आएगा इसमें, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बहुत ध्यान से देखना, जिस तरीके का ग्राफ मैं बना रहा हूँ उसी तरीके का ग्राफ इसमें बनता है और कुछ स्पेशल नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें हाईएस्ट नंबर है -8 और +8, तो हमको हाईएस्ट नंबर तक तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये तो 0 होता है, ये हमारा है, यहाँ तक जाओ कम से कम तभी बनेगा ग्राफ। ये है y और ये हमारा है y डैश, ये हमारा x और ये x डैश। यहाँ पे लिख लेते हैं 1, ठीक है, 2 3, 3 तक लिख लो यहाँ पे, ज़्यादा काम नहीं। -1 -2 और यहाँ -3, ठीक। यहाँ पे 8 तक जाएंगे क्योंकि 8 नंबर y में 8 है ना हाईएस्ट। 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 और 8, इसमें -8 है हाईएस्ट। -1 -2 -3 -4 -5 -6
-7 और -8। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना। यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो यानी कि ऑरिजिन ही रहेगा, ठीक है भैया। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, यानी पॉइंट मिलेगा हमें यहाँ पर, ठीक है। x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -1, यानी कि x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -1, यानी नीचे की तरफ चलेंगे, यहाँ पे -1, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -1, यानी कि पॉइंट हमें मिलेगा यहाँ पर। समझते रहना बात भाई, ठीक है ना। x की वैल्यू आपकी 2 और y की वैल्यू आपकी 8, x की वैल्यू आपकी 2 यानी ये, और y की वैल्यू 8 यानी ये, तो यानी कि हमें मिलेगा ये वाला पॉइंट, ये, ठीक है ना। क्लियर, सही है। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -8, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -8, यानी नीचे के लिए, तो यानी कि 2 और ये -8 कहीं यहाँ पे मिलेगा, यानी कि दोनों जो लाइनें होती है वो इंटरसेक्ट वाली लाइन होती है, तो आप जानते होंगे। अब इसका हम खींचते हैं फटाफट से ग्राफ। ये समझे कि नहीं, बड़ा अजीब ग्राफ बनता है इसका। यही है हमारा y = x³ का ग्राफ, यही हमारा ग्राफ है। ये कुछ इस तरीके का लगता है देखने में। ध्यान से इस ग्राफ को देखिए, बस इस पॉइंट को आपको मीट कर देना है, सेम टू सेम इसी के तरीके का लगता है, कतई सेम, समझ गए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, बिल्कुल ठीक। अब मैं इसमें थोड़ी सी चेंजेस कर रहा हूं। अभी चलो इसका डोमेन और रेंज तो मैंने बताया नहीं, तो इसका डोमेन जो है वो लिख लो, डोमेन है वो लिख लो। डोमेन का मतलब जितनी भी x की वैल्यूज होती हैं, तो इसमें x की वैल्यू क्या होंगी भैया, यहाँ पर जो x की वैल्यू होती हैं वो भी बिलोंग करती है एक रियल नंबर को, यानी कि कोई भी आप यहाँ नंबर डालो, दुनिया का कोई भी रियल नंबर, तो x की वैल्यू r है, मतलब डोमेन हमारा r है, यानी रियल नंबर। रेंज, रेंज का मतलब y की वैल्यू, कोई भी दुनिया की y की वैल्यू। तो आप ध्यान से देखो, जब आप 0 डाले तो 0 मिल रहा है, प्लस डाले प्लस मिल रहा है, माइनस डाले तो माइनस मिल रहा है, यानी कि आप रियल नंबर डाल रहे हो तो वो एक रियल नंबर ही दे रहा है। तो यानी कि यहाँ भी जो रेंज होगी वो एक रियल नंबर, यानी कि r होगी, r मतलब रियल नंबर है। बात समझिए, इसका डोमेन और रेंज बिल्कुल एक जैसा होता है, क्योंकि जो आप डाल रहे हो उसी तरीके की वैल्यू मिलेगी। प्लस डालो प्लस मिलेगी, माइनस डालो माइनस मिलेगी, 0 डालो 0 मिलेगी, यानी कि रियल नंबर डालना है, पॉजिटिव रियल नंबर डाले तो पॉजिटिव रियल नंबर मिल रहा है, निगेटिव रियल नंबर डाले तो निगेटिव रियल नंबर मिल रहा है, 0 डाले तो 0 मिल रहा है, यानी कि रेंज और डोमेन इसकी बराबर होती है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें चेंज करके बताता हूँ, फिर बताता हूँ इसका ग्राफ अब कैसे बनेगा। ओके, देखो मैं यहाँ पे मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे प्लस का 1 ऐड कर रहा हूँ। क्या ऐड कर रहा हूँ, प्लस का 1 ऐड कर रहा हूँ। ओके, प्लस का 1 ऐड कर रहा हूँ। अब मुझे बताओ कि ग्राफ क्या बनेगा। पहले x³ का ग्राफ ऐसा बना, अब मैंने x³ + 1 कर दिया, जैसे मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में प्लस 1 ऐड किया था, ऐसे ही मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी प्लस 1 ऐड कर दिया। अब मुझे जो है बना के दिखाओ और अपने आप को चेकअप करो कि आप बना पा रहे हो कि नहीं। अब x³ + 1 का ग्राफ बनाओ और इसका मजे लो, ठीक है ना। अच्छा, आराम से अब बढ़ते हैं अपने मॉडुलस फंक्शन, जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो कि हमारा मॉडुलस फंक्शन। ये जो ग्राफ है ना वो सबसे ज्यादा आसान होता है, सबसे आसान ग्राफ लगेगा आपको जितने आपने अभी तक पढ़े हैं, सबसे आसान ग्राफ होता है। पता नहीं टीचर्स क्या पढ़ाते हैं, बच्चे डर जाते हैं, मॉडुलस फंक्शन ग्राफ सर बनाना नहीं आता, क्या करें सर बताइए। सबसे आसान तरीके से बताऊंगा, कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले समझ लो कि मॉडुलस फंक्शन होता क्या। सबसे पहले ये समझो, देखो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा f(x) = x और इसको इस दो लाइन में बंद कर दिया, यही होता है मॉडुलस x। इसको पढ़ते हैं मॉडुलस x। क्या पढ़ते हैं इसको, मॉडुलस x पढ़ते हैं। ये जो दो लाइनें हैं ना वही होती है मॉड, और इसके अंदर जो x बंद है वो हमारा क्या है, एक x बिलोंग करेगा एक r, यानी कि रियल नंबर को। x का मतलब कोई रियल नंबर होगा, इसके अंदर 1 होगा, 2 होगा, -1 होगा, -2 होगा, 1.5 होगा, √2 होगा, 0 होगा, कुछ भी होगा, ठीक है ना, कोई रियल नंबर होगा। और मैंने मॉड लगा दिया, तो f(x) का मतलब तो y होता है, तो y = ये दे रखा है। इसका मतलब क्या होता है, मेरी बात ध्यान से समझना। मॉड का मतलब होता है कि इसके अंदर आप कोई भी नंबर दुनिया का डालोगे, जब वो बाहर निकलेगा तो हमेशा पॉजिटिव निकलेगा। ये बात आपको मुझे पता होगी, जिसको नहीं पता वो समझ ले। जैसे कि मैंने यहाँ पे y = इस मॉड के अंदर x की वैल्यू डाल दी, जैसे 2, क्या डाल दी 2, तो आंसर मुझे मिलेगा 2। प्लस डालोगे तो प्लस निकला, अब की मैंने डाल दी -2 तो मुझे मिला 2, मतलब प्लस डालोगे तब भी प्लस, माइनस डालोगे तब भी माइनस। मैं अगर 0 डाल दूँ, क्या डाल दूँ 0, तब मुझे मिलेगा 0। अगर मैं डाल दूँ इसके अंदर माइनस का 1.5, क्या डाल दो माइनस का 1.5, तो मुझे मिलेगा 1.5। मतलब कि माइनस डालोगे हमेशा प्लस ही इसका आउटपुट मिलता है, और 0 का तो 0 रहता है, क्योंकि 0 ना ही प्लस होता है ना ही माइनस, किसी का नहीं होता 0, ठीक है ना। तो प्लस डालोगे तब भी प्लस, माइनस डालोगे तब भी माइनस, ठीक है ना, समझ गए ना। देख लो यार, हमेशा माइनस में वैल्यू नहीं, हमेशा प्लस में वैल्यू आती है। किस में आती है, प्लस में वैल्यू आती है, इसको याद रखना। इसमें ऑलवेज प्लस में वैल्यू, यानी कि बाई कभी माइनस नहीं होगा, बाई कभी माइनस नहीं होगा, बाई कभी माइनस नहीं होगा। इस वर्ड को याद रखो कि बाई कभी माइनस नहीं होगा, इस चीज को याद रखना भैया, बाई कभी माइनस इसमें नहीं होता है, ठीक है ना। क्लियर है बात। अब मेरी बात ध्यान से समझना बहुत। देखो अगर मैं पुट करूँ इसमें x की कोई वैल्यू, चलो सबसे पहले मैं x की 0 डाल रहा हूँ। ओके, जैसे मैंने इसके अंदर 0 डाली तो 0 का मॉड तो 0 ही होता, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अगर मैं पुट कर दूं इसमें x की वैल्यू 1, क्या पुट कर दूं 1, ठीक है ना, 1 पुट कर दूं,
तो मुझे y कितना मिलेगा, तभी मैं 1 डालूंगा, मॉड 1 खुलेगा तभी मुझे 1 ही मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना, समझते रहना। अगर मैं पुट कर दूं यहाँ पे x की वैल्यू -1, क्या पुट कर दूं, x की वैल्यू -1 पुट कर दूं, ठीक है ना, समझते रहना बात। x की वैल्यू मैंने -1 पुट करी तो -1 इसके अंदर से निकलेगा तो +1 देगा, यानी कि इसके अंदर कभी माइनस हो ही नहीं सकता, कभी माइनस हो ही नहीं सकता, बस इसको याद रखना। और पुट कर दूं अगर मैं x की वैल्यू इसमें 2, क्या पुट कर दूं 2, तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे y वैल्यू 2 मिलेगा, क्योंकि जो है y की वैल्यू 2 ही मिलेगी, क्योंकि इसमें जो प्लस होता है वो तो प्लस ही रहता है, ठीक है। अगर मैं इसमें पुट कर दूं x की वैल्यू -2, क्या पुट कर दूं -2, तो मुझे y जो मिलेगा वो मुझे मिलेगा 2, क्योंकि इसमें जो मॉड में से जो नंबर निकलता है, चाहे माइनस का निकले चाहे प्लस का निकले, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, बात मैंने अभी आपको बताई। चलो इसकी आप टेबल बनाते हैं, फटाफट से इसका ग्राफ बनाते हैं। बहुत समझ गए ना, आप कोई वैल्यू लिख लो, प्लस की लिख लो, माइनस की लो, कुछ भी लिख लो, आपकी मर्जी यार, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। एक्स की वैल्यू मैंने पहले 0 डाली, मुझे वाई मुझे मिला 0, एक्स की वैल्यू 1 डाली, मुझे वाई मिला 1, एक्स की वैल्यू मैंने -1 डाली, मुझे वाई मिला 1, मतलब एक्स की वैल्यू मैंने 2 डाली, मुझे वाई मिला 2, ठीक है। एक्स की वैल्यू मैंने -2 डाली तो मुझे y मिला 2, मतलब देख रहे हो y कभी भी यहाँ पे जो होता है निगेटिव नहीं होता है, इसको याद रखना, कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, कभी निगेटिव नहीं। y की वैल्यू कभी निगेटिव हो ही नहीं सकती। अगर आपको टीचर बोले कि नहीं कभी निगेटिव आ जाती तो नहीं कहना, नहीं सर नहीं आती, हमें पता है नहीं आती, हमने प्रूव करा नहीं आती, ठीक है। अब इसका ग्राफ देखो कैसा बनता है, इसका ग्राफ सबसे ज़्यादा बेहतरीन और एकदम शानदार होता है, एकदम मतलब गजब ग्राफ होता है इसका, ध्यान से देखना, ओके। ये हमारा x एक्सेस, ये हमारा x एक्सेस, ये हमारा y और ये y डैश, सॉरी ये x डैश है, ये 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 1 लगा लिया, -1, -2 लगा लिया और -3 लगा लिया, ठीक है। 1 लगा लिया, 2 लगा लिया और 3 लगा लिया, ठीक है भाई। चलो नीचे देखो कोई काम नहीं है फिलहाल, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो ये ऑरिजिन पे ही रहेगा, ठीक है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, यानी x 1 चले y 1 चले, यानी ये बनेगा जाके। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1, यानी कि ये मिला। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 यानी ये, और y की वैल्यू 2 यानी कि ये मिला। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 2 यानी कि ये मिला। अब इसको मिला दो, ये। अब आपको लग रहा होगा सर ये क्या, सर आपने ये क्या बना दिया, जी हाँ, ये जो इसका ग्राफ होता है इसी तरीके का होता है, आपके सामने फिगर आ रहा होगा बनके, वी शेप का ग्राफ होता है। मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा ऑलवेज वी शेप का ग्राफ होता है। तो यहाँ पे लिख लो द ग्राफ हैज ऑलवेज वी शेप, बस बात खत्म, शेप ऑलवेज हैज वी शेप, वी शेप का होता है ऑलवेज। मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो वी शेप का होता है। जिंदगी में कभी भी इसका ग्राफ बनेगा वो वी शेप का ही बनेगा, कभी आप ऐसे कर्व नहीं कर सकते। कर्व कर दोगे तो पैराबोला हो जाएगा, जो कि क्वाड्रेटिक मैंने बताया था अभी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो हमेशा वी शेप का ग्राफ बनता है ऑलवेज, समझ गए ना। बताओ इसमें इससे आसान ग्राफ बन सकता है क्या? बच्चे पता नहीं क्यों डरते हैं मॉडुलस फंक्शन से। कुछ है बताओ, कुछ है तो बताओ, कुछ भी तो नहीं है बताओ, कुछ भी हो तो बताओ, इतनी सी बात हो तो मुझे बताओ, ठीक है ना। कुछ भी नहीं। अब मैं फंक्शन बदल दूं, अगर मैंने यहाँ +1 लगा दिया और इसको मॉड में बंद कर दिया तो मुझे यहाँ +1 लगाना पड़ेगा और यहाँ भी इसको मॉड में बंद करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करके दिखा दो, इसको सॉल्व करके दिखाओ। सबसे पहले डोमेन रेंज लिख लो, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम। डोमेन इसका क्या होगा? डोमेन मतलब एक्स की सारी वैल्यू, यानी कि सारे रियल नंबर। तो इसमें कोई भी एक्स की वैल्यू डाल दो, सारे रियल नंबर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके रेंज लिख लो, रेंज का मतलब वाई की वैल्यू। तो आप बताओ वाई की वैल्यू कभी निगेटिव होती है क्या? नहीं होती है। तो यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, एंड साथ में 0 भी होता है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव रियल नंबर और 0, समझिए यही इसकी रेंज है, कभी नेगेटिव तो होती नहीं। तो अब x+1 का ग्राफ बना के दिखाओ। कुछ नहीं होता, ग्राफ थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा इधर उधर, और कुछ नहीं होता, बस बना के देख लो, बस समझ जाओगे। अब बढ़ते अपने 5th की तरफ, जो कि हमारा क्या है, बहुत आसान है। चलो सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, बहुत ज्यादा ईजी है। ओके चलिए बात करते हैं सिग्नम फंक्शन की। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन समझ लो, आपके सिलेबस में तो समझ लो सिग्नम फंक्शन क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना। देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूं। f(x) इज इक्वल टू, f(x) का मतलब y, ये भैया y है। f(x) इज इक्वल टू मॉड x, मॉड अभी आपको मैंने समझाया तो आपको पता है इसका मतलब, ठीक है। मॉड x अपॉन x, यही होता है सिग्नम फंक्शन, मॉड x अपॉन x। जी हाँ, यही होता है सिग्नम फंक्शन, कि जो मॉड x अपॉन x है यही सिग्नम फंक्शन होता है। लेकिन एक कंडीशन होती है, कंडीशन ये है,
कंडीशन ये है कि जो x की वैल्यू होती है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकती। समझ गए ना, x की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकती। अब आप कहेंगे सर 0 के इक्वल क्यों नहीं हो सकती भाई? क्योंकि आप बताओ कि नीचे क्या है, नीचे x है कि नहीं। अगर मैं नीचे 0 रख दूं, ऊपर कुछ भी लिखा हो मुझे मतलब नहीं, अगर नीचे 0 आ गया तो आंसर क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट, यानी कि नॉट डिफाइंड। बताओ कभी भी आंसर किसी का नॉट डिफाइंड आता है क्या? आपने सुना है कभी किसी का आंसर नॉट डिफाइंड है? कभी किसी का आंसर नॉट डिफाइंड नहीं होता है। तो कभी भी नीचे 0 नहीं आता है। आप कभी भी इसको नीचे जो है 0 नहीं ला सकते, यानी कि जो x की वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं होगी, सीधी सी बात है। तो यही होता है सिग्नम फंक्शन कि मॉड x अपॉन x, और जो x की वैल्यू है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होती है। यही होता है सिग्नम फंक्शन। आपसे कोई डिफरेंस पूछे आप बता देना, क्या बताएंगे कि y इज इक्वल टू, इसको y बोलते हैं, y इज इक्वल टू मॉड x अपॉन x, और जो x इज नॉट इक्वल टू 0, x जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। समझ गए ना? ठीक है भाई, x कभी 0 के इक्वल नहीं होता है। अगर x 0 के इक्वल नहीं, यानी कि x की वैल्यू अगर 0 नहीं है, बात समझना, अगर x की वैल्यू 0 नहीं है तो यानी कि x की वैल्यू या तो 0 से ज्यादा है या तो 0 से कम है। बात यही तो हुई ना। अगर x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, बात समझते रहना मेरी ध्यान से, अगर x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो यानी कि या तो x की वैल्यू 0 से ज्यादा है या तो फिर x की वैल्यू 0 से कम है। यही तो इसका मतलब होता है, नहीं होता है? बताओ, देखो मैं फिर से समझाता हूं। x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया 0 नहीं है, यानी 0 से ज्यादा होगी, यानी कि 1 2 3 4 5, या तो 0 से कम होगी, यानी -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके की वैल्यू। यही होता है x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब, या तो x की वैल्यू 0 से ज्यादा है और x की वैल्यू 0 से कम है। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से चेक करेंगे रखकर, कि x की वैल्यू कहां पे 0 से ज्यादा आ रही है और x की वैल्यू कहां पे 0 से कम आ रही है। इस चीज को याद रखना, हम चेक करेंगे बारी बारी से, ठीक है? चलो भाई फटाफट से चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे x की वैल्यू 0 से ज्यादा रखते हैं, ठीक है ना, यानी कि प्लस की वैल्यू, सारी प्लस की वैल्यू। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो x होता है वो एक रियल नंबर होता है, यानी कि एक रियल नंबर को बिलोंग करता है, ठीक है ना। ऑलवेज जितने भी आपने फंक्शन पढ़े सब में x रियल नंबर ही होता है। समझ गए ना, सब में x रियल नंबर ही होता है, ठीक है ना। सब में ना इंटीजर ना कुछ, एक रियल नंबर होता है, सीधी सी बात। अब यहाँ पे कह रहा है कि सबसे पहले फर्स्ट वाली इसको देखते हैं। यहाँ पे लिख रखा है x की वैल्यू जो है 0 से ज्यादा है, यानी कि 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, यही तो होगी। तो इस वाले फंक्शन में रख के देखो भाई, ये फंक्शन क्या है, मॉड x अपॉन x, यही तो फंक्शन है, इसमें रख के देखो। सबसे पहले हम रखेंगे 1, तो 1 का जो मॉड होगा 1 ही होगा कि नहीं? बताओ, 1 का मॉड तो 1 होगा ना, क्योंकि मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर तब भी पॉजिटिव हो जाए, निगेटिव नंबर तब भी निगेटिव हो जाए। तो इसमें हमने 1 डाला तो 1 आया, 1 अपॉन 1, यानी कि y की वैल्यू हमें मिली 1। ठीक है भाई, चलो ठीक है। अब मैं डालूंगा इसमें 2, क्या डालूंगा 2, तो मॉड 2 का मतलब हो गया 2, और नीचे भी तो डालूंगा 2 भैया, ऊपर भी x नीचे भी x, तो मैं यहाँ भी तो 2 लिखूंगा, और 2 से 2 कैंसिल, यानी यहाँ भी आ गया 1। अरे ये क्या 1 ही 1 आ रहा है, चलो और डालते हैं। चलो आपकी मैं 10 डालूंगा, तो मैंने x की वैल्यू यहाँ डाली 10, तो मॉड 10 का मतलब होता है 10, तो नीचे भी तो मुझे 10 डालना, क्योंकि x ऊपर x नीचे दोनों साइड है ना, तो मुझे मिला फिर से 1। अरे ये क्या हो रहा है कि मैं x की कोई भी वैल्यू डालूं जो कि 0 से ज्यादा है, यानी कि 1 है, 2 है, 3 है, कोई वैल्यू डालूं मुझे हमेशा 1 मिल रहा है, यानी कि x की वैल्यू, इसका मतलब ये हो गया कि अगर x की वैल्यू 0 से ज्यादा है, यानी कि उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। समझे कि नहीं? उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, इसका ये मतलब है। बात समझ में आई? देख लो अपनी तरीके से। अब मैं चेक करूंगा इस कंडीशन को वेरीफाई हो गई। अब इस कंडीशन को देखूंगा, यहाँ पे लिख रखा है x की वैल्यू 0 से कम है, 0 से कम है मतलब माइनस में है x की वैल्यू। चलो फटाफट से रखते हैं माइनस में, जितनी भी माइनस में सारी वैल्यू रख लेंगे आप, ठीक है, रख लेंगे भाई। अब मैं अगर इसमें -1 रखूं, तो अगर मॉड के अंदर मैं -1 रखता हूं तो वो मुझे तो 1 ही देगा ना, क्योंकि मॉड के अंदर कोई भी माइनस की वैल्यू प्लस दे देता है, तो इसके अंदर -1 रखूंगा तो 1 देगा। लेकिन -1 यहाँ भी तो रखूंगा, लेकिन यहाँ तो -1 ही रहेगी, तो यानी कि इसका आंसर आ गया -1। ठीक है, चलो आगे चेक करते हैं। अब कि मैंने इसके अंदर वैल्यू डाली 2, -2, सॉरी क्या डाली, -2। तो जब इसके अंदर -2 डालोगे मॉड के अंदर, तो मुझे मिलेगा 2, ठीक 2 ही मिलेगा, 2 लिख दिया। नीचे भी तो मैं -2 रखूंगा, तो मुझे यहाँ भी तो -2 रखनी पड़ी, यहाँ पे मैंने -2 रखी तो मुझे मिला 2। जब मैंने यहाँ पे -2 रखी तो -2 ही रहेगी, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो यानी आ गया -1। अरे ये क्या, जब मैं कोई भी माइनस की वैल्यू रख रहा हूं तो मुझे आंसर -1 ही मिल रहा है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो उसका आंसर क्या आएगा, ऑलवेज -1 आएगा। समझे कि नहीं? यही तो हमें बस कैच करना है कि अगर x की वैल्यू 0 से ज्यादा है, देख लो मैंने सारी x की वैल्यू 0 से ज्यादा, यानी 1 2 3, यानी पॉजिटिव नंबर, 0 से ज्यादा का मतलब पॉजिटिव नंबर रखोगे
तो हमेशा आंसर 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1। अगर आप x की वैल्यू 0 से कम रखोगे, यानी कि निगेटिव नंबर, क्या रखोगे? निगेटिव नंबर, तो आपको हमेशा -1 मिलेगा। देख लो, तो यही होता है सिग्नम फंक्शन, मॉड x अपॉन x, और x इज नॉट इक्वल टू 0। x की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकती। अब मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाता हूँ, वो भी बहुत आसान तरीके से। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो लाइन खींच लो जल्दी से, फटाफट से, ठीक है ना। यही हमारा है, अगर x की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो आंसर हमेशा 1 आता है, अगर x की वैल्यू 0 से कम है तो आंसर हमेशा -1 आता है। अभी मैंने आपको वेरीफाई करके भी दिखाया, अगर आपको समझ में नहीं आया थोड़ा बहुत तो आप वीडियो 1-2 बार फिर से रिवर्स करके देख लो, मैं गारंटी से कहता हूँ आपके समझ में जरूर आएगा, ठीक है ना। आप मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे सिर्फ 1 लिखा हुआ है और तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ मैं 1 ही लिखूंगा, यानी कि ये हमारा 1 हो गया। इधर ये x एक्सेस, ये x डैश एक्सेस, ये y एक्सेस और ये y डैश, सही है, समझते रहना। ये हमारा है 0, इससे तो कोई खास मतलब नहीं। ये हमारा 1 है, ये हमारा -1 है, सॉरी -1 यार, ठीक से बना लो। ये हमारा माइनस, ये हमारा -1 है और ये हमारा 1 है, समझे। यहाँ पे देखो 1 के अलावा और कुछ है नहीं, तो मैं 2 3 4 नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे 2 फिर 3 फिर 4 जैसे लिखता था ना, वैसे लिख नहीं रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 ही आ रहा है, सिर्फ 1 ही होता है और कुछ नहीं होता। सिग्नम फंक्शन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, समझते रहना। यहाँ पे जो 1 आया है वो है क्या? वो y की तो वैल्यू, यानी कि y की 2 वैल्यू आई है, एक तो आई y की वैल्यू 1 और दूसरी y की वैल्यू आई है -1, यही तो आई है, दोनों भैया y की वैल्यू है। यानी यहाँ पर x की कोई वैल्यू नहीं, यानी कि सेम टू सेम कांस्टेंट फंक्शन की तरह इसका ग्राफ बनेगा। यानी यहाँ पर हमें x से कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे x की कोई वैल्यू ही नहीं आ रही, समझ रहे हो ना। क्योंकि आप x की वैल्यू रख रहे हो, x की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, x की वैल्यू कोई रियल नंबर रख लो, कुछ भी रख लो, x की वैल्यू, y की वैल्यू 1 आ रही है और -1 आ रही है। 1 कब आ रही है? जब x की वैल्यू बड़ी है 0 से, यानी कि प्लस में है, +1 +2 +3, और -1 कब आ रही है? जब x की वैल्यू छोटी है 0 से, यानी कि -1 -2 -3, ठीक ना। आप एक बार फिर से वेरीफाई करके देख लो, समझ जाओगे अपने आप ही, समझ गए ना। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अब इसका ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे y = 1 प्लस में बने ना, तो y कहाँ है बताओ? बस y देखो, x से हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ पे सिर्फ y से मतलब होना चाहिए, क्योंकि y की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1 आ रही, बस हमें x से कोई मतलब नहीं। तो y = 1 कहाँ पे आ रहा है? तो y की लाइन देखो, यही तो y की लाइन, तो y = 1 मतलब ये है ना, तो y = 1। और यहाँ पे क्या कंडीशन थी y = 1 के लिए? कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो ये तो होता है बीच में 0, ये क्या होता है? 0 से बड़ी वैल्यू कहाँ पे होगी? इतना बता दो कि 0 से वैल्यू बड़ी कहाँ पे होती है? इधर होती कि नहीं होती? इतना बता दो। इधर होती है वैल्यू ज़्यादा बड़ी, ठीक है ना, बड़ी वैल्यू होती हैं, और इधर वैल्यू होती हैं सब छोटी। क्या होती हैं? छोटी होती हैं। बताओ होती कि नहीं होती? इधर वैल्यू बड़ी होती है सारी की सारी, इधर वैल्यू सब छोटी होती है, क्योंकि माइनस में -1 -2 -3 -4 चलता रहता है, छोटी होती है। इधर +1 +2 +3 +4 चलता रहता है, बड़ी होती हैं, ठीक ना। तो अगर x की वैल्यू बड़ी है 0 से मतलब इधर चलेगा, तो y = 1, तो y = 1 से कतई यहाँ पे 1 यहाँ लिख लो, इसका 1 से ऐसे बनेगा, इस तरीके से। ये है हमारा y = 1, बस यही है, आप समझते रहना। फिर है y = -1, ये कब आया? जब x की जो वैल्यू है, वो जो x की वैल्यू है वो 0 से छोटी है। 0 से छोटी के लिए एरो किधर जा रहा है? इधर, क्योंकि छोटी वैल्यू इधर तो होती है। तो y की वैल्यू जो है वो -1 है, तो बताओ y की वैल्यू -1 कहाँ पर है? यहाँ तो y की वैल्यू +1 थी, तो -1 ये है, -1 मिल गई, -1 ठीक है। तो -1 है और x की वैल्यू 0 से छोटी है, छोटी का मतलब इधर चलेगा, इधर तो वैल्यू छोटी होती है सारी की नहीं होती, तो इधर चलेगा हमारा ऐसे, ठीक। कितनी भी दूर निकाल दो, मैं और दूर निकाल दूँ, कितनी भी दूर निकाल दो, आपकी मर्जी। मैं एरो यहाँ तक ले आऊँ, मैं यहीं पर छोड़ दूँ, आपकी मर्जी। ये हमारा है x = -1। बात समझ में आई? बस यही होता है सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बन गया। ग्राफ, ये ग्राफ छाप देना, और ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी। ये होता है सिग्नम फंक्शन कि mod x अपॉन x, और x कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता, 0 के इक्वल नहीं होता, यानी कि या तो x 0 से बड़ा होगा या तो x 0 से छोटा होगा। x 0 से बड़ा होगा तो 1 आएगा, x 0 से छोटा होगा -1 आएगा। अभी मैंने वेरीफाई करके दिखाया। आप चाहो तो अलग अलग x की दुनिया भर की कोई भी वैल्यू रख लो, 1 आएगा या तो -1 आएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। इसका ग्राफ ये देखो, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो सब y की तो आ रही है, y = 1 y = 2, यही तो आ रही ना, समझ गए? तो y = 1 यानी कि y से लाइन जाएगी, x से कोई मतलब नहीं, और y = -1 यानी कि -1 से लाइन जाएगी। और इधर एरो क्यों बना? इसमें इधर एरो क्यों बना? इसमें इधर एरो क्यों बना? क्योंकि इसका मतलब है x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, और ज़्यादा वाले नंबर इधर ही तो होते हैं बढ़ते हुए। और -1 के लिए एरो इधर के लिए क्यों बना? क्योंकि x की वैल्यू 0 से कम है, और कम वाली यानी छोटी वैल्यू सारी इधर ही तो होती है, इसलिए एरो इधर होना। बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझा दिया सिग्नम फंक्शन। अब बढ़ते हैं अपना लास्ट, जो कि हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो कि वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके,
चलिए बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ये भी भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता दूं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल दो, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जब हायर क्लासेस में जाओगे तब के लिए इंपॉर्टेंट। जैसे बीटेक हो गया और आप लोग मतलब कि आगे जाके फील्ड में मैथ्स लोगे तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, आपके 11th और 12th के लिए खास इंपॉर्टेंट नहीं है, 12th के लिए थोड़ा बहुत है, 11th के लिए तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन समझ लो, आ ही गए हो तो समझ लो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते क्या है। ध्यान से समझना, इसका जो लिखने का तरीका होता है वो ये होता है f(x) इज इक्वल टू x, f(x) इज इक्वल टू x, और दो तरफ मैं ब्रैकेट लगा दूं। क्या लगा दूं? ब्रैकेट लगा दूं। तो यही होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अभी आपको बात समझ में बिल्कुल नहीं है, मुझे पता है, बहुत ध्यान से समझना, मैं समझाऊंगा। ये इसको कहते हैं y, इसको क्या कहते हैं y, ठीक है ना, y इज इक्वल टू ब्रैकेट x, इसको कहते हैं ब्रैकेटेड x, इसको ब्रैकेटेड x बोल लो या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोल लो। आप इसके वर्ड को ध्यान से देखो, इसके वर्ड में एक चीज हमें मिल रही इंटीजर। क्या मिल रही? इंटीजर, यानी कि इसमें कोई भी वैल्यू पुट करो, यानी कि x एक रियल नंबर है। x क्या है? एक रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, पहली बात तो ये, यानी कि आप इसके अंदर कोई भी एक रियल नंबर डाल लो, आपको आउटपुट यानी कि वैल्यू एक इंटीजर मिलेगी। अभी आपको समझ में नहीं आया, लेकिन अब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है ना, बहुत ध्यान से। यहाँ पे आपके लिखा है mod x, मतलब mod x नहीं, सॉरी, ब्रैकेटेड x, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x, सही है। मैं x के अंदर कोई वैल्यू डालूं, जैसे कि मैंने डाला 5, क्या डाला? 5 डाला, मुझे मिला 5, मुझे क्या मिला? 5, सही है, समझते रहना। मैंने डाला 7, मुझे क्या मिला? 7, ठीक है। मैंने डाला 0, तो मुझे क्या मिला? 0, मुझे क्या मिला? 0। तो आपने एक चीज नोटिस करी कि मैं कोई इंटीजर डाल रहा हूं तो मुझे इंटीजर मिल रहा है। जैसे मैंने डाला -5, क्या डाला? -5, तो जब बाहर निकल के आया ये तो आया -5, यानी कि जब भी मैं इसके अंदर कोई प्लस की वैल्यू डालूं, चाहे माइनस का इंटीजर डालूं, इंटीजर वैल्यू नहीं, कोई ना कोई इंटीजर डालूं, ठीक है ना, कोई ना कोई इंटीजर डालूं, तो मुझे आंसर वही बार बार दे रहा है, यानी कि इंटीजर निकल के दे रहा है कि नहीं दे रहा है, सही है। लेकिन अब बात समझना, अब यहाँ पे क्वेश्चन घूमेगा, दिमाग में घूमेगा। अगर मैं y के अंदर डाल दूं 1.8, क्या डाल दूं? 1.8, तो पता है मुझे आंसर क्या मिलेगा? मुझे आंसर मिलेगा 1। क्या मिलेगा? 1। समझे कि नहीं समझे? यानी कि 1.8 एक रियल नंबर है, एक इंटीजर नहीं है। कई लोगों को तो ये नहीं पता इंटीजर क्या होता है, वो तो दुनिया भर के सारे नंबर इंटीजर मान लेते हैं। भैया मैं आपको क्लियर बता दूं कि इंटीजर कभी डेसिमल नहीं होते, जैसे 1.8, 1.5, माइनस का 2.6, √5, √2, 3/5, इस तरीके के जो नंबर होते हैं वो इंटीजर नहीं होते हैं। कोई भी डेसिमल नंबर इंटीजर नहीं होता है, कोई भी फ्रैक्शनल नंबर इंटीजर नहीं होता है। इंटीजर क्या होते हैं? -1, -2, -3, -4 या 1, 2, 3, 4 या 0, यानी कि माइनस में 1, 2, 3, प्लस में 1, 2, 3 और 0, वही होते हैं इंटीजर। डेसिमल इंटीजर नहीं होते हैं, डेसिमल एक रियल नंबर होते हैं, इंटीजर नहीं होते हैं। फ्रैक्शनल रियल नंबर होते हैं, इंटीजर नहीं होते हैं। फ्रैक्शनल नंबर और डेसिमल नंबर इंटीजर नहीं होते हैं, इसको याद रखना। काफी लोगों को नहीं पता होगी, मुझे पता है। तो मैंने अंदर एक रियल नंबर डाला, क्या डाला? एक रियल नंबर, लेकिन मुझे क्या मिला? इंटीजर। यानी कि आप इसके अंदर कुछ भी नंबर डालो, दुनिया भर का कोई भी नंबर डालो, लेकिन आपको एक क्या देगा? ये इंटीजर देगा। अब मेरी बात ध्यान से समझना, 1.8 से जस्ट छोटा इंटीजर, 1.8 से जस्ट छोटा इंटीजर 1 ही तो हुआ। अभी आपको और समझ में अच्छे से आएगा। जैसे मैंने इसके अंदर डाला 2.6, क्या डाला? 2.6, तो मुझे आंसर मिलेगा 2, क्या मिलेगा? 2। अगर मैंने इसके अंदर डाला 3.5, तो मुझे आंसर मिलेगा 3, क्या मिलेगा? 3। अगर मैंने इसके अंदर 0.8 डाला तो मुझे मिलेगा 0, क्या मिलेगा? 0। अगर मैंने इसके अंदर, अभी मैं बताऊंगा इसके अंदर क्या डालूंगा, तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि 1.8 एक रियल नंबर है, इससे छोटा इंटीजर 1, 2.6 एक रियल नंबर, इससे छोटा इंटीजर 2, 3.5 एक रियल नंबर, इससे छोटा इंटीजर 3, 0.8 एक रियल नंबर है, रियल नंबर डाल सकते हैं ना x की वैल्यू, तो इससे छोटा इंटीजर क्या है? 0। समझे कि नहीं? मतलब 3.8 से जस्ट छोटा इंटीजर 3 ही तो है, 2.6 से जस्ट छोटा इंटीजर और कुछ नहीं, 2 ही तो है, 1.8 से जस्ट छोटा इंटीजर 1 ही तो है। अगर समझ, इतनी बात तो समझ गए होगे, मुझे पता है। अगर मैं इंटीजर डालता हूं तो मुझे इंटीजर मिलता है, इंटीजर डालता हूं तो इंटीजर, मतलब जो नंबर पूरा एक इंटीजर डालूंगा तो मुझे वही नंबर मिल जाएगा, वही नंबर मिल जाएगा कि नहीं? -5 डाला तो मुझे -5 मिला। लेकिन अगर मैं 3.5 डालूं तो मुझे 3.5 नहीं मिलेगा, मुझे एक इंटीजर मिलेगा, तभी हमारा इंटीजर माना जाएगा। तो 3.5 डाला तो मुझे सिर्फ 3 मिला, जस्ट इससे छोटा इंटीजर। 2.6 एक रियल नंबर, इससे जस्ट छोटा इंटीजर 2, समझ गए? ठीक। अगर मैं इसके अंदर क्या पुट कर दूं, मेरी बात अब यहां से समझिए। अब एक और थर्ड कॉलम बनाओ, माइनस वाला, क्या? माइनस वाला, ठीक। अगर मैं इसके अंदर जैसे कि पुट कर दूं माइनस का 3.5,
3.5। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो मैं लिख के देता हूं कि ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें गलती कर देंगे। अब आप लोग क्या सोच रहे होगे, आप लोग ये सोच रहे होगे कि इसका आंसर आएगा -3, यही सोच रहे हो ना सर, इसका आंसर आएगा -3। तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, ये आंसर गलत है, बिल्कुल गलत है। -3.5 से छोटा होता है -3? बताओ -3.5 से छोटा होता है -3? बता दो, चलो देख लेते हैं। 3.5 और 3 में बड़ा कौन सा इतना बता दो सर, ये बड़ा है, ठीक है। अगर मैं माइनस लगा दूं, अब बताओ कौन सा बड़ा है, अब बताओ। अरे सर अब तो ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? माइनस लगते ही ये क्या हो गया, बड़ा है, ये छोटा है। माइनस में जो नंबर बड़ा दिखता है वो छोटा होता है, और जो छोटा दिखता है वो बड़ा होता है। जैसे अगर मैं 1 और 2 की बात करूं तो कौन सा बड़ा है सर? 2 बड़ा है। लेकिन अगर -1 और -2 की बात करूं तो कौन सा बड़ा है सर? -1 बड़ा है। तो बस यही चीज इसमें फॉलो हो रही है। -3.5 से छोटा इंटीजर 4 होगा, क्या होगा? 4 होगा। या एक और एग्जाम्पल ले लो, -1.2, इससे जस्ट छोटा इंटीजर सर 2 होगा। सॉरी, -4 और -2, जस्ट छोटा भैया। जो नंबर माइनस में बड़ा होता है वही नंबर छोटा होता है, समझिए कि नहीं? ये चीज़ याद रखना यार। और जैसे मैं लिख दूं -9.8, क्या लिख दूं? 9.8, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भैया होगा 10 माइनस का। बात समझ में आई? तो यानी कि इसके अंदर में माइनस की वैल्यू डालूंगा, मुझे छोटी ही वैल्यू मिलेगी, जस्ट छोटा इंटीजर। यानी कि इसके अंदर से जब भी आप इनपुट डालोगे और आउटपुट हमेशा एक इंटीजर ही मिलेगा, इसको याद रखना। तो हमें इसकी डोमेन और रेंज मिल गई, तो बताओ डोमेन क्या है इसका? डोमेन का मतलब x की सारी वैल्यू। तो x की सारी वैल्यू क्या है? x की तो सारी वैल्यू रियल नंबर है, आप इसके अंदर कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो, यानी कि r। इसकी रेंज क्या है? रेंज का मतलब y की वैल्यू, y की सारी वैल्यू होती है रेंज। तो आप जब भी इसके अंदर कोई भी इंटीजर डालो, चाहे कोई रियल नंबर डालो, चाहे कोई भी नंबर डालो, रैशनल इरैशनल कुछ भी डालो, आपको एक इंटीजर ही मिलेगा, क्योंकि उसका नाम ही इंटीजर होता है। तो जो इसका रेंज होता है, यानी y की जो वैल्यू मिलेगी वो हमेशा एक इंटीजर मिलेगी। क्या मिलेगी? इंटीजर। ये पॉजिटिव के माइनस का 1 2 3, प्लस का 1 2 3 और 0 वही मिलेगा, समझे कि नहीं? तो वही होता है हमारा इंटीजर। तो डोमेन और रेंज भी हमारी इसकी क्लियर हो गई, ठीक है ना? सब कुछ एकदम क्लियर चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना? देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना? मैं छोटे से वीडियो में कवर नहीं कर सकता, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। और मेरे पास जियो का सिम है जिसमें तो 2-3 GB रोज मिलता है, मैं अपलोड कैसे करूंगा वीडियो? इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए, देख लेना, उसमें ही मैं ग्राफ बनाऊंगा। छोटे से में कवर होने वाला नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो छोटी मोटी बातें मैंने आपको बता दी, एक मैंने आपको दे दिया कि किस तरीके के फंक्शंस होते हैं। अब ये क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, 50 प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, और बहुत टफ ग्राफ है इसका। सच में एक ग्राफ टफ है, लेकिन मैं बहुत आसान तरीके से आपको सिखाऊंगा। मुझे एक आसान तरीका पता है, लेकिन उसके लिए मुझे सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी, मैं इसमें नहीं बता सकता। तो डोमेन और रेंज देख लो, ठीक है ना? ओके। और सिग्नम फंक्शन जो था उसमें मैं डोमेन और रेंज बताना भूल गया। तो सिग्नम फंक्शन की जो डोमेन और रेंज होती है वो ये होती है, सिग्नम फंक्शन की जो डोमेन और रेंज होती है वो क्या होती है? देख लो, सिग्नम फंक्शन का जो डोमेन होता है, यानी कि x की वैल्यू, वो तो सारे रियल नंबर होते हैं, लेकिन जो रेंज होती है वो होती है -1, 0 और 1। मैं उसमें बताना भूल गया, तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है ना? मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है ना? डोमेन इसका होता है सिग्नम फंक्शन का, सिग्नम, ठीक है ना? अभी जो मैंने इससे पहले डिस्कस किया, उसका डोमेन यानी x की वैल्यू सारी की सारी रियल नंबर, रेंज यानी कि y की जो वैल्यू होती है, एक तो मैंने -1 बताई थी, तो 0 भी होती है, जी हाँ 0 भी होती है, लेकिन इसका कोई ज़्यादा खास इस्तेमाल नहीं है 0 का, लेकिन होती है 0, बस इसको समझ लो। तो ये होती है उसकी रेंज और डोमेन। अगर मैं भूल गया था बताना तो इस यहाँ पे देख लो। और गेट इंटीजर फंक्शन क्या होता है आप समझ गए होगे कि इसके अंदर से हमेशा इंटीजर निकलता है, जस्ट छोटा इंटीजर, इससे जस्ट छोटा इंटीजर। और डोमेन और रेंज मैंने आपको बता दी, तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो कि बहुत डिटेल वीडियो होगी। तो अगर अच्छा लगे तो यार प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को, और यार अपने फ्रेंड लोगों में शेयर कर देना। अगर आप चाहो तो मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पीछा भी कर सकते हो, maths.future। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।